हेलो डियर स्टूडेंट। चलिए, इस जीएस-पीवाईक्यू एनालिसिस सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं और आज का महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम देखते हैं और उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है? तो आज का पहला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो आप जानते हैं मेगास्थनीज जो है इंडिका की रचना की थी, ठीक है? अब मेगास्थनीज कौन थे उसके बारे में जानते हैं। तो मेगास्थनीज जो है एक यूनानी राजदूत था जिसे सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था, ठीक है? ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आते हैं और मौर्यकालीन इतिहास के बारे में अपने इंडिका नामक पुस्तक में ये लिखते हैं। मेघदूत जो है कालिदास की एक प्रसिद्ध जो है काव्य है। हर्षचरित जो है बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था। हर्षवर्धन की ये जीवनी इसमें लिखा गया है। राजतरंगिणी जो है कल्हण के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। कश्मीर के इतिहास की जानकारी इसमें हमको मिलती है, ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो सभी पुस्तक इंपॉर्टेंट है। मेघदूत की रचना कालिदास, हरचरित बाणभट्ट, ठीक है? और राजतरंगिणी कल्हण और इंडिका जो है मेगास्थनीज की जो है रचना है, ध्यान रखेंगे, ठीक है? यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, है ना? कभी ना कभी देखो यहाँ से या तो यहाँ से मतलब सभी पुस्तक को लगभग पूछा जाता है। चलिए, भारतीय नदियों को उनके लंबाई के क्रम में जो है हमको जमाना है, ठीक है? चंबल नदी, सोन नदी, ताप्ती, महानदी। तो आप छत्तीसगढ़ के तो महानदी आप जानते हैं 858 किलोमीटर, ठीक है? उसके बाद तापी नदी की बात करें तो तापी नदी है 724 किलोमीटर। उसके बाद सोन नदी है 784 किलोमीटर और उसके बाद जो है चंबल नदी आपको दिखने को मिलेगा 960 से लेके 1050 किलोमीटर तक, ठीक है? अलग-अलग सोर्स में अलग-अलग है, ठीक है? तो सबसे छोटी है आपका तापी नदी, ठीक है? एम पहले आएगा। तापी के बाद उससे बड़ी है आपका सोन नदी, फिर एल आएगा। उसके बाद बड़ी है आपका क्या बोलते हैं महानदी जो है एन, उसके बाद है आपका चंबल नदी के, ठीक है? इस प्रकार से हम जमा सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा और भी नदियाँ हैं जिसको पूछा जाता है, जैसे आपका गोदावरी नदी को पूछा जाता है, गंगा नदी को पूछा जाता है, ठीक है? आपका कावेरी नदी को पूछा जाता है, तो ये सब की लंबाई भी आप एक बार देख लीजिए। मतलब जितनी भी नदी है भारत की उसकी लंबाई आप एक बार याद करिएगा। छत्तीसगढ़ की भी जितनी भी नदी है उसकी लंबाई आप याद रखिएगा, ठीक है? दोनों जगह से क्वेश्चन बनने की चांस है। सुएज नहर का निर्माण कब पूर्ण हुआ? तो 1869 में पूरा हुआ सुएज नहर का निर्माण, है ना? 1859 में जो है इसको चालू किया गया था। फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड डी लेप्लेस, है ना? लेसेप्स लेसेप्स की देखरेख में ये जो है शुरू हुआ था। और पूर्ण कब हुआ? तो 10 वर्षों के बाद ये पूर्ण हुआ था 1869 में। एक एग्जैक्ट तिथि की बात करें तो 17 नवंबर 1869 को आधिकारिक तौर पर जहाज़ों के लिए इसे खोल दिया था। अब ये स्वेज नहर क्या है? स्वेज नहर कहाँ से संबंधित है इसको याद रखिएगा। तो ये मिस्र में स्थित एक कृत्रिम जल मार्ग है, जो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है, ठीक है? इससे यूरोप और एशिया के बीच की जो समुद्री दूरी है लगभग 7000 किलोमीटर जो है कम हो जाती है, ठीक है? ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से भी प्रश्न बनने की चांस है, स्वेज नहर कहाँ स्थित है? तो मिस्र में स्थित है, ठीक है? किसको-किसको जोड़ता है? तो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है, इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है? चलिए, एक व्यक्ति छत्तीसगढ़ की सर्वोच्च उत्तरी अक्षांश रेखा से दक्षिण की ओर जो है बढ़ना आरंभ करता है, तो उसे क्रमानुसार कौन से वन्य अभयारण्य मिलेंगे? ठीक है, मतलब ऊपर से जो है नीचे की ओर आता है, तो ऊपर से नीचे की ओर आता है, तो ऊपर में जैसे अचानकमार, तो अचानकमार कहाँ है? मुंगेली में। अचानकमार कहाँ है? मुंगेली में, ठीक है, देखते हैं। पामेड़ कहाँ है? तो बीजापुर में है, पामेड़ जो है बीजापुर में है, ठीक है। तमोर पिंगला तसू सूरजपुर में है, ये क्या है? सूरजपुर में, ठीक है। सीता नदी सिद्ध, सिद्ध से जो है सीता नदी जो है धमतरी में है, कहाँ है? धमतरी में। तो देखो मुंगेली सबसे ऊपर आएगा, मुंगेली के बाद जो है देखो अच्छा सूरजपुर सबसे ऊपर आएगा, फिर मुंगेली आएगा, फिर धमतरी आएगा, फिर बीजापुर आएगा। बीजापुर सबसे लास्ट में, मतलब के सबसे लास्ट में होना चाहिए, के सबसे लास्ट में, के सबसे लास्ट है, तो ए नहीं हो सकता, ठीक है, और सी नहीं हो सकता। मुंगेली देखो उसके बाद सूरजपुर सबसे ऊपर है ना? सूरजपुर जो है सबसे ऊपर है, ठीक है, तो सूरजपुर है आपका एल, एल सबसे ऊपर, तो एल मतलब बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, बी जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं एल जे एम के, ठीक। ठीक, इसके अलावा और जितने भी अभ्यारण्य हैं छत्तीसगढ़ में, जैसे 11 अभ्यारण्य हैं, 3 राष्ट्रीय उद्यान है, उसको भी ध्यान रखिएगा। तो सीता नदी वन्य जीव अभ्यारण्य 1974 में बना था, सबसे पुराना, है ना? सबसे पुराना अभ्यारण्य को ध्यान रखिएगा। ये है भोरमदेव वन्यजीव अभ्यारण्य, सबसे नवीनतम, नवीन अभ्यारण्य, नवीनतम है बोल सकते हैं इसको, है ना? नवीन है। उसके बाद याद रखिएगा आपका अचानकमार, है ना? अचानकमार टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है। वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है, 1975 में बना है। बादलखोल, ठीक है, बादलखोल है जसपुर में, इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद बादलखोल सबसे छोटा, जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है, ये सबसे छोटा अभ्यारण्य है।
और जो है तमोर पिंगला ये सबसे बड़ा अभयारण्य है, ठीक है, सबसे बड़ा अभयारण्य है। गोमर्दा को याद रखिएगा, सोनकुत्ता यहाँ मिलता है, गोमर्दा अभयारण्य सोनकुत्ता के लिए फेमस है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, सीता नदी जो है टाइगर रिजर्व है, इसको भी आप जानते हैं। तेमरपुर बलरामपुर में है, सेब से याद रखिएगा। भैरमगढ़ पामेड़ जो है बीजापुर में, याद रखिएगा, 1983 में दोनों बना है। उदयंती जो है गरियाबंद में उग, ये जो है वन भैंसा के लिए प्रसिद्ध है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो अभयारण्य है उसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आपके रिकॉल के लिए एक बार यहाँ मैं बता दिया, जो कुछ भी है आप इसका कितना क्षेत्रफल में फैला हुआ है उसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2007 का पुरुष एशिया कप हॉकी का खिताब चेन्नई में भारत ने किस टीम को हराकर जीता था? ठीक है, अभी ये आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, ये छोटा छोटा दिख रहा होगा आपको। चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं। इस प्रश्न को लेने का उद्देश्य ये है कि वर्तमान में हम जो है हॉकी हमारा जो टीम है उसके बारे में जान सके। ठीक है, क्योंकि ये जो प्रश्न है अभी आरक्षक के पेपर में जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है, आरक्षक या किसी हाँ, जहाँ तक आबकारी आरक्षक का ही पेपर जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है उसमें आया था शायद। ठीक है, इसको पूछा गया था क्योंकि अभी हॉकी टीम जो है अब टूर्नामेंट हुआ था तो उसमें जीत मिली थी भारत को उस कारण। ठीक है, तो उससे हम जो है 2026 तक जो डेटा है हॉकी से संबंधित उस डेटा को देख लेंगे। तो फाइनल मुकाबला में भारत ने चेन्नई में मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम में खेले गए फाइनल में दक्षिण कोरिया को 7-2 से विशाल अंतर से हराकर जो है स्वर्ण पदक जीता था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उस समय 2007 में यह भारत का दूसरा एशिया कप खिताब था, 2003 में पहला जीता था। ठीक है, आयोजन 2007 का पुरुष हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट का 7वां संस्करण था, जिसका आयोजन जो है 31 अगस्त से लेकर 9 सितंबर 2007 तक हुआ था, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसमें सबसे अधिक जो गोल करने वाले खिलाड़ी थे प्रभजोत सिंह थे, इसको भी ध्यान रख सकते हैं। अब देखो ये तो हो गया पुराना डेटा, अब उसको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ वर्तमान रैंकिंग याद रखिएगा। पुरुष टीम वर्तमान में भारतीय पुरुष टीम विश्व रैंकिंग में जो है 8वें स्थान पर है। ठीक है, और महिला टीम जो है 10वें स्थान पर है, याद रखिएगा। ठीक है, महिला जो है भारतीय महिला हॉकी टीम जो है 10वें स्थान पर है और पुरुष टीम जो है 8वें स्थान पर है। ठीक है, विश्व रैंकिंग में। ठीक है, उसके बाद पुरुष टीम के बारे में बात करते हैं, इसकी कुछ उपलब्धियां हैं, जैसे ओलंपिक 2024। ठीक है, ओलंपिक 2024 भारत ने लगातार दूसरी बार ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर जो है इतिहास रचा। टोक्यो 2020 के बाद लगातार ये दूसरा पदक है। ठीक है, तो याद रखिएगा कांस्य, दूसरा ये कांस्य पदक है ओलंपिक में। ठीक, उसके बाद एशिया कप 2025, तो सितंबर 2025 में बिहार के राजगीर में आयोजित फाइनल मुकाबले में दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराकर, ठीक है, कितने से हराकर, 4-1 से हराकर चौथी बार एशिया कप का जो है खिताब जीता। इस जीत के साथ 2026 वर्ल्ड कप के लिए सीधे जो है क्वालीफाई कर गई। ठीक है, मतलब हॉकी से क्वेश्चन बनेगा भी, ध्यान रखिएगा। तो किसको हराया था? दक्षिण कोरिया को। ठीक है, अब यहाँ भी वो था दक्षिण कोरिया को ही हराया था, इसीलिए इसको पूछा गया। 2007 में भी दक्षिण कोरिया को हराया था। ठीक है, और अभी देखो यहाँ भी जब 2025 में जब टूर्नामेंट हुआ, ठीक है, एशिया कप जब हुआ उसमें भी किसको हराया था? ये दक्षिण कोरिया को ही हराया था, इसी कारण इसको पूछा गया था, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो 2026 के वर्ल्ड कप के लिए सीधे जो है क्वालिफाई कर गई। अब एशियाई खेल की बात करें तो इस भारत ने स्वर्ण पदक जीता था एशियाई खेल 2022 में। ठीक है, 24 में पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक। ठीक है, टोक्यो के बाद दूसरा ये कांस्य पदक था, दूसरा पदक था, ध्यान रखिएगा। ठीक, उसके बाद एशियाई खेल में याद रखिएगा स्वर्ण पदक 2022 में। एशियन चैंपियन ट्रॉफी, भारत इस टूर्नामेंट का 5 बार जो है विजेता रहा है, याद रखिएगा, एशियन चैंपियन ट्रॉफी में। महिला टीम की अगर बात करें तो महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2023 भारतीय महिलाओं ने यह खिताब अपने नाम किया। वर्ल्ड कप क्वालिफायर 2026 वर्तमान में मार्च 2026 भारतीय महिला टीम हैदराबाद में आयोजित FIH हॉकी वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में जो है हिस्सा ले रही है। भारतीय पुरुष टीम ओलंपिक इतिहास में सबसे सफल टीम है, जिसके नाम कुल 13 क्या है पदक है, जिसमें 8 जो है गोल्ड है, 1 रजत है और 4 जो है कांस्य है। ठीक है, भारतीय पुरुष टीम का अगला बड़ा लक्ष्य जो है 2026 हॉकी विश्व कप है, जो नीदरलैंड और बेल्जियम में आयोजित होगा, इसको याद रखिएगा। ठीक है, हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित होगा 2026 का? नीदरलैंड और बेल्जियम में जो है आयोजित होगा। ठीक है, हमारा जो भारत है वो वहाँ के लिए जो है क्वालिफाई कर लिया है वर्ल्ड कप के, ठीक है, विश्व कप के लिए, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है, इसको भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा करेंट अफेयर। ठीक है, तो जितनी भी बातें अभी हॉकी से संबंधित जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है उसको मैं डिस्कस कर दिया आपसे। ठीक है,
उसके बाद भारत के संविधान का भाग 4 का निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है? आप जानते हैं भारत का 4 जो है ना भाग 4 जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है और 4 का को बाद में जोड़ा गया जो मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य की जानकारी हमको देता है। ठीक है, पहले 10 मौलिक कर्तव्य थे, फिर बाद में संशोधन के द्वारा एक और जोड़ा गया तो 11वां मौलिक कर्तव्य हमारे पास हो गया। ठीक है, मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य के बारे में ये जो है जानकारी देता है। तो भाग 4 का भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का, है ना? अनुच्छेद 51 का आप जानते हैं कि 36 से 51 जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं और 51 का जो है आपका मौलिक कर्तव्य है, इसको शामिल किया गया, जो मूल कर्तव्य को जो है विवरण देता है। इसको कब जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। एक 42वें संविधान संशोधन को याद रखिएगा, 42वें संविधान संशोधन 1976 और एक जो है 44वें संविधान संशोधन 1978। ये 2 संविधान संशोधन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जो है इसको जोड़ा गया। इसी 42वें संविधान संशोधन में एसएपी, है ना, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द भी जोड़ा गया था जहाँ तक मेरे को याद है। इसमें समाजवादी, ठीक है, उद्देशिका में, है ना, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष निरपेक्ष और क्या जोड़ा गया था? अखंडता शब्द भी जोड़ा गया था। ठीक है, अखंडता शब्द भी जोड़ा गया था। तो ये 42वें संविधान संशोधन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसे स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर जो है शामिल किया गया था। ठीक है, इसको लागू करना जो है अनिवार्य नहीं होता, इसको भी ध्यान रखिएगा क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत है। आप इसके लिए जो है न्यायालय नहीं जा सकते, ध्यान रखिएगा। संख्या में बात करें तो 10 मूल कर्तव्य थे। 2002 में एक संशोधन किया गया जिसको 86वें संविधान संशोधन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें एक कर्तव्य और जोड़ा गया। अब इनकी संख्या जो है 11 हो गई। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित है। कार्यपालिका का जो वर्णन है तो संघ की कार्यपालिका का वर्णन भाग 5 के अध्याय 1 में है। न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन जो है भाग 5 के अध्याय 4 में है। ठीक है, तो कार्यपालिका भाग 5 के अध्याय 1 में और जो न्यायपालिका है, ठीक है, भाग 5 के अध्याय 4 में है। इसको भी ध्यान रखिएगा। तो जितनी बातें मैं और कुछ बता रहा हूँ उसको भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। ठीक है, तो 42वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कितने जो मौलिक कर्तव्य है, 11 जो मौलिक कर्तव्य उसके बारे में जानते हैं क्योंकि इसको भी डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 51 का के तहत प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए 11 मूल या मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। जैसे संविधान का पालन करना, संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करना, राष्ट्रीय आंदोलन के आदर्श स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना और उनका जो है पालन करना, संप्रभुता और एकता की रक्षा, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, उसे अक्षुण्ण अटूट बनाए रखना, देश की रक्षा करना, ठीक है, देश की रक्षा करना, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना, भाईचारा और महिलाओं का सम्मान करना, ठीक है, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना, है ना, हमारी जो सामसिक संस्कृति है, गौरवशाली परंपरा का महत्व को समझना, उसको जो है परिरक्षण करना, पर्यावरण की रक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ठीक है, उत्कर्ष की ओर बढ़ना और शिक्षा का अवसर, 11वां मूल कर्तव्य है शिक्षा का अवसर। यदि माता पिता या संरक्षक हैं तो 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने बालक या बालिका को शिक्षा के अवसर जो है प्रदान करना, ये है 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा इसको जोड़ा गया था। तो 11 जो मौलिक कर्तव्य है, कम से कम इसका नाम एक बार, है ना, आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर यहाँ से कठिन कोट वाले क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो आपसे बनना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन ये तीसरी बार रिपीट हो रही है, तीसरी बार, 3 बार हो चुका, 24 से 26 के बीच 3 बार ये रिपीट हुआ है। मतलब आप इस 1857 की क्रांति का महत्व को समझिएगा। मैं यहाँ से इस चीज़ को क्लियर करता हूँ। 1857 की क्रांति जितना आप पढ़ सकते हैं, जितना उसके बारे में आप जान सकते हैं, जानिएगा, वहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। 1857 की क्रांति को किसने क्या नाम दिया है ना? किसने उसकी आलोचना की है? कौन उसके पक्ष में बोल रहे थे 1857 की क्रांति के बारे में, है ना? कौन-कौन से पुस्तक लिखे हैं? उसको भी ध्यान रखिएगा, कौन कहाँ-कहाँ से जो है भाग लिए थे।
ये सब इम्पोर्टेंट होता है। तत्कालिक कारण क्या थे, उसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है? और उसके अन्य कारण क्या थे 1857 की क्रांति को, है ना? तो ये सब इम्पोर्टेंट है, कौन लोग उसमें भाग लिए थे, किसने भाग नहीं लिया था, कौन से वर्ग भाग लेते हैं, कौन से वर्ग भाग नहीं लेते, हर एक प्रकार का क्वेश्चन जो है वहाँ से बनता है। तो ये जो क्वेश्चन है, सेम ये जो क्वेश्चन है, ठीक है? कौन कहाँ-कहाँ से भाग लिए थे, ये तीसरी बार रिपीट हो रहा है, ठीक है? पिछले बार जो है एक और रिपीट हुआ था, उसको मैं नहीं लिया था, पहले बार रिपीट हुआ था, पहली बार आया था उसको बताया था, ठीक है? पूरा डिटेल में मैं विस्तार से उसके बारे में बता चुका हूँ, ठीक है? कौन-कौन से स्थान से कौन कहाँ किस कब जो है भाग लिए, कब से ये जो है चालू होता है ना? तो 10 मई 1857 आप जानते हैं, ठीक है? वहाँ से ये जो है चालू होता है, तो मेरठ से ये प्रारंभ होता है, वो सब चीज़ को मैं बता चुका हूँ। तो आप जो है पिछला वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है? यहाँ पास आपको यहाँ पर जो है लिंक आपको मिल जाएगा, ऐसा लिंक आ रहा होगा, उसको भी क्लिक करके आप देख सकते हैं, ठीक है? चलिए। इसमें हम बात करते हैं जो नाना साहब है कानपुर से ये जो है भाग लिए थे। बेगम हजरत महल जो है लखनऊ से और रानी लक्ष्मीबाई जो है झांसी से और बहादुर शाह जफर दिल्ली से, ठीक है? इन्हीं इन्हीं को जो है इसी नेतृत्वकर्ता बना दिया गया था, ठीक है? नेतृत्व इनको सौंप दिया गया था, ठीक है? तो ये बातें ध्यान रखिएगा, इसके बारे में ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, क्वेश्चन बार-बार आ चुका है, तो आप जो है ऑलरेडी और वीडियो देखे होंगे तो आपको समझ आएगा कि क्वेश्चन है। चलिए, उसके बाद समतापीय मंडल ओज़ोन परत के क्षय की घटनाओं का सही क्रम मिलाइए। सीएफसी का उत्सर्जन, यूवी किरण द्वारा कार्बन और क्लोरीन का बंधन टूटना, क्लोरीन रेडिकल का उत्सर्जन, O3 का O2 में विघटन, पृथ्वी पर यूवी किरण, बीटा किरण का बढ़ना, ठीक है? तो सबसे पहले तो सीएफसी का उत्सर्जन होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जब उत्सर्जन होगा, तो सबसे पहले रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, औद्योगिक प्रक्रियाओं से क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जैसे वायुमंडलीय गैस में छोड़ी जाती है। फिर क्या होगा यूवी किरण द्वारा जो है ना सीएफसी धीरे-धीरे ऊपर उठकर जो है समताप मंडल, है ना स्ट्रेटोस्फीयर में पहुँचते हैं, जहाँ सूर्य की शक्तिशाली पराबैंगनी किरणें इनके अणुओं के से प्रहार करती है और कार्बन, क्लोरीन के जो रासायनिक बंध होते हैं उसको तोड़ देती है। उसके बाद अब जब ये बंध टूटेगा तो ये जो है क्लोरीन जो है फ्री हो जाएगा, तो क्लोरीन रेडिकल का उत्सर्जन होगा, ठीक है? तो क्लोरीन रेडिकल का उत्सर्जन बंधन टूटने के बाद परिणाम स्वरूप जो है मुक्त क्लोरीन रेडिकल जो है उत्पन्न होते हैं। भाई बंधन टूटेगा तो फ्री हो गया क्लोरीन, अब क्लोरीन जो फ्री हो गया तो वो जो इधर-उधर घूमेगा। अब उसके बाद क्या होगा, है ना? O3 ओज़ोन O2 में विघटन हो जाएगा, ठीक है? ऑक्साइड में। ये क्लोरीन रेडिकल उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेंगे। एक अकेला क्लोरीन परमाणु ओज़ोन O3 के हजारों अणुओं को तोड़कर उन्हें ऑक्सीजन O2 में बदल देता है, जिससे ओज़ोन की परत जो है पतली हो जाती है। मतलब जो क्लोरीन है, वो क्या करेगा, जो ओज़ोन है, ओज़ोन के साथ रिएक्शन करेगा, है ना? और क्या करेगा, उसको तोड़ देगा ओज़ोन को। ओज़ोन को तोड़ने के बाद किसमें चेंज कर देगा? ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन में चेंज कर देगा, ठीक है? तो उसकी जो परत है, वो जो है कम होती जाएगी, ठीक है? पतली होती जाएगी। उसके बाद पृथ्वी पर यूवी किरण किरण का बढ़ना, तो ओज़ोन परत के पतले होने से ओज़ोन में जो है छेद हो जाएगा, जिसके कारण सूर्य की जो हानिकारक किरणें हैं, जो बीटा किरणें हैं, ठीक है? पराबैंगनी बीटा किरणें सीधे जो है छनकर पृथ्वी की सतह पर पहुँचने लग जाएगी, ठीक है? जानते हैं, ठीक? तो ये सब बातें हैं, बहुत ही आराम से आप इसको समझिएगा, ठीक है? ये साइंस का क्वेश्चन है और यहाँ से भी आता है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। भारत में नियोजन के प्रमुख उद्देश्य है राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना, बिल्कुल है। पूंजीवाद को बढ़ावा देना, नहीं भाई। संसाधनों का सही वितरण सुनिश्चित करना, बिल्कुल सही है। निर्धनता के चक्र को समाप्त करना, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो नियोजन नियोजन मतलब प्लानिंग, प्लानिंग के उद्देश्य क्या क्या होता है। प्लानिंग का उद्देश्य यही है कि कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना, या एक बोल सकते हैं, ठीक है, कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना इसका मेन उद्देश्य होता है। तो कल्याणकारी राज्य का निर्माण कैसे होगा, तो राष्ट्रीय आय में जब वृद्धि होगी, ठीक है, संसाधनों का जो वितरण है सही रूप से हो पाएगा, सुनिश्चित हो पाएगा सबको, निर्धनता के चक्र को जो है हम समाप्त कर पाएंगे, तभी जो है ये जो पूरा हो पाएगा नियोजन, ठीक है। तो पूंजीवाद को बढ़ावा देना नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसमें राष्ट्रीय आय में वृद्धि, तो नियोजन का सबसे प्राथमिक उद्देश्य है कि आर्थिक वृद्धि दर जीडीपी को बढ़ाना और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना, और ताकि देश का जो है विकास हो सके। संसाधनों का सही वितरण करना, भारतीय नियोजन एक बड़ा हिस्सा सामाजिक न्याय पर आधारित है। इसका अर्थ है कि देश की संपत्ति और संसाधनों का वितरण समान हो, ताकि अमीर और गरीब के बीच जो खाई है वो कम किया जा सके। निर्धनता के चक्र को समाप्त करना, गरीबी हटाओ और निर्धनता उन्मूलन हमेशा से भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के केंद्र में रहे हैं, इसलिए रोजगार के अवसर पैदा करना और बुनियादी सुविधाएं जो है मुहैया कराना, ठीक है। भारत ने स्वतंत्रता के बाद मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र के लोग जो है मिलकर काम करते हैं। भारतीय नियोजन
का उद्देश्य पूंजीवाद को बढ़ावा देना नहीं बल्कि समाजवादी स्वरूप को के समाज का निर्माण करना है। ठीक है, जहां सामाजिक कल्याण को लाभ से ऊपर जो है रखा जाए। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं कैंपोस, पंपास, लानोज, वेल्ड। ठीक, तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान जानते हैं। तो घास के मैदान का नाम है कैंपोस। ये उष्णकटिबंधीय प्रकार का है, घास का मैदान है। ये ब्राजील में स्थित है कैंपोस। ये देश को याद रखिएगा क्योंकि विश्व भूगोल भी पूछा जाता है आप एग्जाम में। तो कैंपोस जो है ब्राजील में स्थित है, दक्षिण अमेरिका। ठीक है, उष्णकटिबंधीय प्रकार। लानोज जो है उष्णकटिबंधीय प्रकार है। ये वेनेजुला और कोलंबिया में स्थित है। पंपास जो है शीतोष्ण कटिबंधीय है पंपास। और वेल्ड जो है, वेल्ड ये भी जो है शीतोष्ण है। तो वेल्ड जो है दक्षिण अफ्रीका में है और पंपास जो है अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उष्ण कटिबंधीय मैदान क्या होते हैं? ये भूमध्य रेखा के दोनों ओर कटिबंधीय उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। अफ्रीका का सवाना इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। ठीक है, इस सवाना को भी पूछा जाता है, तो अफ्रीका का सवाना। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान ये जो है मध्य आकांक्षीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसके अन्य प्रमुख उदाहरण जो है उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी और यूरेशिया के स्टेपीज हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो है ये सब नाम को भी याद रखिएगा। सवाना घास का मैदान आप जानते हैं उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में स्थित है। ठीक, और ये नाम क्योंकि वर्ल्ड वर्ल्ड ज्योग्राफी से जो है आपका क्वेश्चन आता है। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी से एक क्वेश्चन आपको पूछा ही जाएगा, एक आध क्वेश्चन शामिल ही रहेगा, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? बर्फ का पिघलना, इसमें फिजिकल चेंज होता है, केमिकल चेंज नहीं होता। देखो इसमें रासायनिक परिवर्तन की बात कर रहे हैं। जो जब भी रासायनिक परिवर्तन होगा तो जो भी तत्व रसायन मतलब है ना क्या बदलेगा। ठीक है, उसमें जब केमिकल चेंज आएगा तो अपने मूल स्वरूप में नहीं रहेगा। ध्यान रखिए, है ना, अपने मूल स्वरूप में नहीं रहेगा। जैसे दूध का दही बनना, तो दूध से जब दही बनता है तो ये जो है केमिकल चेंज है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन है। अब दूध जो है अपने मूल स्वरूप में नहीं है। आप जानते हैं वो उसके में जो स्वाद है वो खट्टापन हो गया, और जो है दूध जो है एकदम आप जानते हैं। ठीक है, अलग दिखता है और दही आपको अलग दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो वही है रासायनिक परिवर्तन। ध्यान रखिएगा कि अपने मूल स्वरूप में नहीं रहेगा। तो बर्फ का पिघलना, का पिघलना, तो बर्फ जो है पानी है, पानी से बना है। अब उसको फिर से जमा देंगे मतलब मूल स्वरूप में फिर से लौट जाएगा। देखो बर्फ जो है पानी बन जाएगा, पानी को फिर से जमा देंगे तो बर्फ बन जाएगा। मतलब वो उसके भी जो है जो जो अवस्था है ना, जो स्टेट है वो पूरा जो है बन जाए। बर्फ से पानी, पानी से बर्फ बन जाएगा। ठीक है, मतलब अपने मूल अवस्था में फिर से ये लौट जाएगा। ठीक है, उसके बाद पानी में चीनी का घुलना, पानी में चीनी का घुलना। ठीक है, तो ये भी नहीं है केमिकल चेंज। कागज का जलना ये केमिकल, जैसे कागज का जलना कहने का मतलब है कि कागज को एक बार जला दिए, अब वो कागज नहीं बन सकता, वो राख बन गया। ठीक है, मतलब इसमें चेंज हो गया। पानी का उबलना, देखो पानी को आप गर्म करेंगे उबल जाएगा, उसके बाद ठंडा करेगा फिर से जो मूल रूप है उसी में आप उसी तरह आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज नहीं है। कागज का जलना जो है केमिकल चेंज है। तो परिवर्तन के दो मुख्य श्रेणियों में बांटा जाता है। एक रासायनिक परिवर्तन केमिकल चेंज, दूसरा है भौतिक परिवर्तन। वह अभिक्रिया जिसमें एक नया पदार्थ बनता है गुण मूल पदार्थ से पूरी तरह, जिसके गुण जो है मूल मूल पदार्थ से पूरी तरह अलग होते हैं, आमतौर पर अपरिवर्तनीय होता है ना, इरिवर्सिबल होता है। कागज का जलना, जब कागज जलता है तो वह राख, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प में जो है बदल जाता है। राख को वापस कागज प्राप्त नहीं किया जा, है ना, राख से जो है वापस कागज प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसलिए जो है रासायनिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन की बात करें तो इसमें जो है पदार्थ की केवल अवस्था या आकार बदलता है, कोई नया रासायनिक पदार्थ नहीं बनता। इसे अक्सर वापस मूल स्थिति में लाया जा सकता है। बर्फ के पिघलना या केवल ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन है। पानी में चीनी का घुलना एक मिश्रण है। ठीक है, जिसे वाष्पीकरण द्वारा अलग किया जा सकता है। ठीक है, आप पानी से जो है शक्कर को अलग कर सकते हैं वाष्पीकरण के द्वारा। पानी का उबलना, यह द्रव से गैस में जो है अवस्था परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन के बारे में कुछ बात करें, है ना, कुछ उदाहरण आपको बताता हूँ। जैसे लोहे में जंग लगना, कई बार पूछा जाता है। दूध से दही का बनना, भोजन का पचना, ये जो है रासायनिक परिवर्तन है। और भौतिक परिवर्तन जैसे मोम का पिघलना, कांच का टूटना, पानी का जमना। ठीक है, ये सब क्या है आपका भौतिक परिवर्तन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है जिसके आधार पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आवेदन को अस्वीकार किया जा सकता है?
है ना? इनमें से कौन-सा एक कारण नहीं है जिसके तहत जो है, जो सूचना का अधिकार जो नियम है 2005 के आवेदन को जो है अस्वीकार किया जा सकता है। अपूर्ण आवेदन, तृतीय पक्षकार के बारे में सूचना, अगर अपूर्ण आवेदन है तो अस्वीकार किया जाएगा। तृतीय पक्षकार के बारे में पूछना, मतलब अगर आप जो है तीसरे व्यक्ति के बारे में जानकारी चाह रहे हैं और वो गोपनीयता से संबंधित है, तो जानकारी नहीं मिलेगा, तो इसमें भी अस्वीकार किया जा सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा, हाँ, ऐसी कोई जानकारी जो राष्ट्र के लिए खतरा है, ठीक है, उसको जो है अस्वीकार किया जा सकता है। सरकार की वित्तीय बाधाएँ, सरकार की वित्तीय बाधाएँ से कोई संबंध, ठीक है, सरकार के पास अगर पैसा है कि नहीं तो उसका सूचना से कोई लेना-देना नहीं है, जहाँ तक मेरे को समझ आ रहा है। सरकार की वित्तीय बाधाएँ इसमें जो है गलत है। तो सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन अधिनियम 2005 के तहत जो है एक लोक सूचना अधिकारी, है ना, कुछ विशिष्ट आधारों पर ही आवेदन को जो है अस्वीकार कर सकता है, ठीक है। अपूर्ण आवेदन, यदि आवेदन में मांगी गई जानकारी स्पष्ट नहीं है या निर्धारित शुल्क जमा नहीं किया गया है, तो आवेदन को प्रक्रियात्मक आधार पर अस्वीकार या वापस किया जा सकता है। तृतीय पक्षकार के बारे में सूचना, तो धारा 11 के तहत यदि सूचना तीसरे पक्ष थर्ड पार्टी की गोपनीयता से संबंधित है और उसमें कोई व्यापक जनहित नहीं है, तो उसे देने से मना किया जा सकता है। इसलिए अगर हम बात करें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा, तो अधिनियम की धारा 8(1) ए के तहत ऐसी जानकारी जो भारत की संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा या राजनीतिक हितों को नुकसान पहुंचाती हो, तो उसे साझा करने से छूट प्राप्त है, ठीक है। सरकार की वित्तीय बाधाएं, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन अधिनियम में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है तो सरकार को केवल इसलिए जानकारी देने से मना करने का अधिकार दे दे कि सरकार के पास धन की कमी है, वित्तीय बाधाएं हैं। जानकारी देना सरकार का वैधानिक कर्तव्य है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। मतलब आपको जानकारी दिया जाएगा, चाहे सरकार के पास पैसा हो चाहे ना हो, बस वो किसी थर्ड व्यक्ति से संबंधित ना हो जिसमें गोपनीयता की बात हो, या तो फिर राष्ट्रीय खतरे की कोई बिंदु ना हो, ठीक है, जिसके कारण ये आवेदन जो है अस्वीकार किया जा सके, ध्यान रखिएगा, ठीक है। वैसे अगर लोकहित में है तो जरूर सूचना दी आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पंचायतों में महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान है, तो बिल्कुल पंचायत में जो है आरक्षण होता है। आप जानते हैं महिलाओं को सीट रिजर्व होता है 1/3, ठीक है। राज्यों की विधानसभाओं और विधान परिषदों में महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान है। तो हम जानते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ की विधानसभा में तो जो महिला है वो उनके लिए सीट आरक्षित होता है, बट विधान परिषद हमारे यहाँ नहीं है। मैं छत्तीसगढ़ की अगर बात करूँ तो नहीं है। बाकी स्टेट में जहाँ है, ठीक है, वहाँ विधान परिषद के लिए शायद मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है कि महिलाओं के लिए आरक्षण का कोई भी प्रावधान नहीं है विधान परिषद के लिए, ठीक है। संविधान का 106वां संशोधन लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण के संबंध में है, ठीक है। तो राज्यसभा में भी नहीं है जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है, ठीक है। तो ये 2 नहीं होना चाहिए। देखते हैं, अनुच्छेद 232 ए विधानसभाओं में महिलाओं के स्थानों के आरक्षण के संबंध में है, तो ये सही है, ठीक है। तो और जे और एम सही है, तो बी इसके हिसाब से सही होना चाहिए। देखते हैं, पंचायतों के में महिलाओं के लिए आरक्षण कथन सही है। 73वें संविधान संशोधन 1992 के अनुच्छेद 243 डी से दबे हुए सेटअप की याद रख सकते हैं, आरक्षण जोड़ा गया है जो पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में आरक्षण जो है 50% है, याद रखिएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य में 50% है, इसको भी ध्यान रखिएगा। 1/3 तो बोलता है लेकिन छत्तीसगढ़ में 50% है, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। विधानसभाओं और विधान परिषदों में आरक्षण, तो 106वें संविधान संशोधन के बाद भी आरक्षण केवल विधानसभाओं में है, विधान परिषदों में महिलाओं के लिए आरक्षण का कोई भी प्रावधान नहीं है, ठीक है। ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये लाइन, ठीक है। विधानसभा में आपको आरक्षण देखने को मिलेगा, विधान परिषद में नहीं, और यही फंसता है, यही क्वेश्चन फंसाता है, ऐसी क्वेश्चन, ठीक है। 106वां संविधान संशोधन और राज्यसभा, ये वाला जो कथन है ये भी गलत है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, अच्छा, 106वां जो अधिनियम है इसको नारी शक्ति वंदन अधिनियम बोला गया है 2023। महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभा में 33%, 1/3 आरक्षण देता है, लेकिन राज्यसभा में आरक्षण प्रदान नहीं करता, ठीक है। मतलब विधान परिषद की बात करें या राज्य सभा की हम बात करें तो इसमें आरक्षण से संबंधित प्रावधान आपको देखने को नहीं मिलेगा।
ये दोनों पॉइंट अच्छे से आप लिख लीजिएगा। नारी वंदन अधिनियम, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, है ना, 106वां संशोधन को कहा गया है। ध्यान रखिएगा 2023 का ये संशोधन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे संशोधन को देखो, ये सब जो है आपके पॉलिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक। उसके बाद याद रखिएगा अनुच्छेद 232 ए, यह कथन सही है। 106वें संविधान संशोधन अधिनियम 2023 द्वारा विधान सॉरी द्वारा संविधान में अनुच्छेद 232 ए जोड़ा गया, जो विशेष रूप से राज्य की विधानसभा में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण से संबंधित है। ठीक है, तो किसमें सीटों का आरक्षण है? ये तो विधानसभा में है और लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं है, विधान परिषद में नहीं है। ध्यान रखिएगा, 1/3 जो सीट है महिलाओं के लिए आरक्षित होगा, ऐसी बात कही गई है। लेकिन छत्तीसगढ़ में जो आप जानते हैं 50% है, 50% पंचायती राज में। ठीक है, अनुच्छेद 330 ए में लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण की बात कही गई है। अनुच्छेद 332 ए में राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की बात कही गई है। अनुच्छेद 334 ए यह आरक्षण परिसीमन के बाद लागू होगा और 15 वर्षों तक प्रभावी रहेगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से सहभोजिता के उदाहरण हैं? ठीक है, आम के पेड़ पर उगने वाला आर्किड, वेल पर चिपके बर्नेकल्स और चढ़ती हुई गांवों के साथ बगुले, मानव की लाल रक्त कोशिकाओं में प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो सहभोजिता, सहभोजिता कहने का मतलब है कि ऐसी दो प्रजातियां के बीच ऐसी पारस्परिक क्रियाएं जिसमें एक प्रजाति को लाभ होता है लेकिन दूसरी प्रजाति को न तो कोई लाभ होता है न ही कोई नुकसान होता है, मतलब किसी प्रकार का वो जो है प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। इसको बोलते हैं सहभोजिता। मतलब एक को तो लाभ होगा, दूसरे को जरूरी नहीं लाभ हो, है ना, या हानि हो, तो लाभ हानि नहीं होगा। ठीक है, उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आम के पेड़ पर आर्किड, आर्किड को पेड़ से सहारा और जो है आम के पेड़ से धूप मिलती है ना। आर्किड आर्किड जो है आम के पेड़ में रहेगा तो उसको क्या मिलेगा? पेड़ का सहारा मिलेगा और उसको धूप मिलेगा, मतलब एक प्रकार से उसको लाभ मिल रहा है। जबकि आम के पेड़ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यह स्वभोजिता है। ठीक है, वेल पर बार्नकल्स, तो बार्नकल्स वेल के शरीर पर चिपक कर दूर तक जाते हैं जिससे उन्हें भोजन के नए स्रोत मिलते हैं, तो उसको लाभ होता है। भाई नए स्रोत मिल रहे हैं तो अलग अलग खाना मिलेगा तो उसको लाभ होगा। जबकि वेल को उनसे न तो लाभ होता है न ही हानि होती, यह भी स्वभोजिता है। गायों के साथ बगुले, जब गाय घास चरती है तो घास के में छिपे कीड़े बाहर निकलते हैं जिसे बगुले जो है आसानी से खा लेते हैं, मतलब बगुलों को लाभ हो रहा है। जबकि गाय को इससे कोई भी फायदा या नुकसान नहीं होता, यह भी स्वभोजिता का एक उदाहरण है। मानव रक्त में प्लाज्मोडियम, यह परजीविता, है ना, का एक उदाहरण है। प्लाज्मोडियम मलेरिया का परजीवी मानव शरीर से पोषण लेता है और उससे बीमार पहुंचाकर नुकसान जो है पहुंचाता है। ठीक है, मतलब देखो, मानव शरीर से पोषण तो ले रहा है लेकिन ये क्या कर रहा है? बीमारी पहुंचा रहा है। मतलब इसमें क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। ना तो लाभ होना चाहिए ना तो हानि होना चाहिए। ठीक है, मतलब अप्रभावित रहना चाहिए, लेकिन यहाँ जो है क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। ठीक है, इसलिए जो है गलत है, तो एम गलत है। ठीक है, एम गलत है तो जे के एल सही, जे के एल जो है सही होता है, ध्यान रखिएगा। तो सहभोजिता क्या है आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये छोटा छोटा डेफिनेशन है जो है याद रखेंगे तो आपको उदाहरण से जो है चीज़ों को एलिमिनेशन करते जो है बन जाएगा, एलिमिनेट करते बन जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक, निम्नलिखित संस्थाओं को उनकी स्थापना वर्ष के अनुसार सही क्रम में रखें। ठीक है, नाबार्ड, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कपाट, सिडबी और नाफेड। तो नाफेड यह कृषि उत्पादों के विपणन के लिए राष्ट्रीय स्तर की सरकारी संस्था है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधा और छोटे किसानों को ऋण प्रदान करने के लिए गठन किया गया है। नाबार्ड बहुत बार पूछा जाता है। कृषि और ग्रामीण विकास के लिए भारत का सर्वोच्च बैंक है। कपाट जो है ग्रामीण विकास और स्वैच्छिक संगठनों के बीच समन्वय के लिए संस्था है। और सिडबी जो है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के विकास के वित्त पोषण के लिए जो है कार्य करता है। नाफेड जो है याद रखिए कब इसकी स्थापना हुई थी? 2 अक्टूबर 1958 को। नाफेड सबसे पहले बना था 2 अक्टूबर 1958 को। ग्रामीण बैंक 1975 में, तो 2 अक्टूबर 1975 में ग्रामीण बैंक। नाबार्ड जो है 1982 में, 12 जुलाई 1982 को। कपाट जो है 1 सितंबर 1986 को। और जो है सिडबी जो है आप 1990 को, 2 अप्रैल 1990 को। तो ये तिथियां जो है बहुत अच्छे से रख लीजिए। नाफेड 2 अक्टूबर 1958, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975, नाबार्ड 12 जुलाई 1982, कपाट जो है 1 सितंबर 1986
और जो है सिडबी जो है 1990 2 अप्रैल 1990। ठीक है, तो 2 तारीख वाला बहुत सारा है, ये 3 है, तीनों को याद रख सकते हैं। 2 का अक्टूबर में है, ठीक है, 1 का अप्रैल में है, उसका सितंबर, जुलाई। तो नाबार्ड तो बिल्कुल नहीं भूलना, नाबार्ड कई बार पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये आज के कुछ प्रश्न हैं जो इम्पोर्टेंट है, तो आज यहीं अपन जो है क्लास समाप्त करते हैं। ठीक है, आज हिंदी का भी आपके लिए जो है पीवाईक्यू एनालिसिस वीडियो भी लेकर आऊँगा आपके लिए, तो दोनों आपके लिए इम्पोर्टेंट है, दोनों देखिएगा। मेरा कोशिश है कि 15 मार्च से पहले-पहले जो पीवाईक्यू एनालिसिस है सबको जो है कंप्लीट मैं कर दूँ, ठीक है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड को ज़रूर शेयर करें और हमको जो है सहायता प्रदान करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल पाएँ, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास में यहीं समाप्त करता हूँ।